जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि लोकल इन्फॉर्मेंट्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि आप हर कश्मीरी को जो है उस नज़र से नहीं देख सकते कि हर कश्मीरी आतंकी है। यासीन मलिक के खिलाफ एक केस है जो महबूबा मुफ्ती की बहन ने किया है, वो उसकी विटनेस है। यही फारूक साहब जो हैं कश्मीर में नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं, दिल्ली में आते हैं जय श्री राम का नारा देते हैं। तो कश्मीर की लीडरशिप के वो कहते हैं ना खून में ही गद्दारी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जम्मू को क्यों निगलेक्ट किया जाता है हमेशा। महबूबा मुफ्ती जब भाजपा के साथ थी कहती है पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो 15 साल मैंने राहुल गांधी को अपना लीडर कहा। जो आदमी को यह याद नहीं रहा कि 28 लोग मार दिए पाकिस्तान में। और मैं आपको दावे से कहता हूं, मेरे फोन में रिकॉर्ड थे आज के टाइम 90% कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी से खफा हैं। 1 साल पुराना स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो पहले हिंदू थे। तो क्या आप अपने आप को हिंदू कहते हैं? आज हमारे साथ हैं सलमान निज़ामी जी, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात करने के लिए कि क्या परेशानियां जम्मू कश्मीर झेल रहा है इतने समय से और क्या कोई बदलाव आया है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। और आगे हम जानेंगे इनसे ही। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। नमस्कार जी सर, पहले मुझे जानना है कि आपका पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से आप डीपीएपी में आए, तो वो कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखिए, मैं पहले जर्नलिज्म में था और उसके बाद इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं एक अखबार के साथ काम करता था और उस वक्त मैंने काफ़ी मेहनत की थी एक स्टोरी पे, तो स्टोरी को रिजेक्ट किया गया। किसी पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस आ गया। तो मैंने सोचा कि अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपको सिस्टम में घुसने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी था और फिर इंटरेस्ट्स बढ़ गए। बचपन से ही वोकल था, तो आहिस्ता आहिस्ता एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, बानी हाल जो जम्मू प्रोविंस में है, वहाँ से निकला और फिर कांग्रेस में 10-12 साल रहा, एज ए स्पोक्स पर्सन था। फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे ही अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने बहुत काम किया था। हमारे बानीहाल की बात करूं तो वहाँ कॉलेज तक भी नहीं था, सड़कें नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल तक नहीं था। तो जो काम किया वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया। और मुझे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट लीडर कोई दिखा नहीं जिन्होंने ज़मीनी सतह पे काम किया हो। तो वो एक इंस्पिरेशन थी। और जब वो कांग्रेस से निकले तो मैं भी निकला और फिर हमने डीपीएपी बनाई, तभी भी उनके साथ। कारण क्या था ऐसे कांग्रेस से निकलने का? देखिए, कांग्रेस अभी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस लीडरशिप की, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हों, चाहे सोनिया जी हों। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ मैंने बहुत करीबी से काम किया, ख़ासकर 370 जब रिवोक हुआ था तो मैं ही कांग्रेस की तरफ से नेशनल टीवी पे डिफेंड कर रहा था उसको, और मुझे असाइन भी किया गया। बहुत स्टेट्स में गया मैं इलेक्शंस में, लेकिन कुछ इमेच्योरिटी मुझे दिखी। जब भी बात नेशनल इंटरेस्ट की आती थी या पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं हर पार्टी में, ग्रुपिज़म होता है। तो आज जो इंसिडेंट आपके सामने है, जो आज पहलगाम में अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ, तो राहुल गांधी जी का जो स्टैंड था वो देश के खिलाफ ही हमेशा गया। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत नेशनलिस्ट लीडर हैं और उन्होंने कश्मीर को काफ़ी करीबी से, एक चीफ मिनिस्टर भी रहे, काफ़ी कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने पार्टी अफेयर्स को देखा और एक अंदर से ही ग्रुप क्रिएट किया, जब हमने बार बार उनको ये सजेस्ट किया कि भाई आप 8 सालों में 30 स्टेटें हार गए, तो आप लीडरशिप चेंजेस करिए। अगर आप एक बेटर ऑप्शन नहीं बन रहे हैं, जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप थोड़ा पीछे हट के किसी दूसरे इंसान को मौका दीजिए। प्रियंका गांधी को मौका दीजिए, शशि थरूर को मौका दीजिए, ज्योतिराव सिंधिया को मौका दीजिए। लेकिन उनको खुद ही रहना है, चीफ मिनिस्टर भी खुद रहना है और प्राइम मिनिस्टर भी खुद बनना है। तो इसलिए उनको एक इनसिक्योरिटी थी।
जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ़ मोदी जी ने की तो उनको इनसिक्योरिटी हुई। जब ज्योतिराव सिंधिया पार्लियामेंट में एज अ चीफ विप थे वो, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पीच की, तो पूरे देश में एक लहर आ गई और लोगों ने कहा कि ज्योतिराव सिंधिया शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और उनको इनसिक्योरिटी हो गई। तो एक ग्रुप है राहुल गांधी के आगे पीछे, जो वो ग्रुप चाहता है कि हम राहुल गांधी की चमचागिरी करें। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, एक चमचों का ग्रुप है। आप जयराम रमेश का कंट्रीब्यूशन देखिए, कुछ भी नहीं, वो कभी इलेक्शन ना कंटेस्ट किए हैं और ना कभी जीते हैं। वो एक क्लर्क आए हैं और क्लर्क ही आज भी वो जो है उसी पोजीशन पे मंत्री बने, उसी चापलूसी से। पवन खेरा वो क्या है, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। सुप्रिया, वो शीला दीक्षित के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, आज वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। मतलब गुलाम नबी आज़ाद साहब को आज वो तंज करते हैं, आज कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद कुछ नहीं है। जिन पे 30 आतंकवादी हमले हुए, जिन्होंने कर्नाटका आपको जिता के दिया, आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी को लाने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब, और एक पीए जो शीला दीक्षित एक चीफ मिनिस्टर का पीए है, वो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ कर रहा है, उनको सवाल कर रहा है, आज शशि थरूर के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे लोगों ने राहुल गांधी को हाईजैक किया है, जो राहुल गांधी की चमचागिरी करते हैं, और उनको लगता है कि हम जितनी चापलूसी और चमचागिरी करें तो हमें कोई राज्यसभा मिल जाएगी, हमें जो है अपना दाल रोटी चल रही है। वो पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनका अपना इंटरेस्ट होता तो आज कांग्रेस की जो लिस्ट फॉरेन डेलीगेशन की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनका नाम होता। शशि थरूर जो आज चेयरमैन है एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के, पार्लियामेंट के, एक इंटरनेशनल फिगर हैं, आज उनका नाम होता उस कमेटी में। लेकिन किया किसका? नासिर हुसैन, उसको कोई जानता भी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका। गोगोई जिसकी वाइफ जो है वो एनजीओ चला रही है पाकिस्तान की। और तीसरा जो नाम मैंने उसमें देखा, राजा बरार, कल तक यूथ प्रेसिडेंट था। बच्चों को आप भेजोगे वहाँ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करने के लिए, शशि थरूर को नहीं। मैं तो यही मैंने ट्वीट भी किया था कि आप कह रहे हो कि भाई हमने ये लिस्ट दी थी, अरे उसमें नाम तो देखो, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए कि लिस्ट में भेजा किसको था तुमने। नासिर हुसैन, उसको कर्नाटका में कोई नहीं जानता। राजा अबरार, उसको पंजाब से बाहर कोई जानता नहीं है, बच्चा है शशि थरूर के सामने, सलमान खुर्शीद के सामने बच्चा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि जो काबिल लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जिनको एक्सपीरियंस है 40 साल का कश्मीर की राजनीति पे, जम्मू कश्मीर की राजनीति पे, नेशनल राजनीति में, शशि थरूर थे, बाकी लोग हैं। तो कांग्रेस का हमारा निकलना इसलिए रहा क्योंकि वहाँ इनसिक्योरिटी है, वहाँ पार्टी के इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता, वहाँ अपने इंटरेस्ट के लिए, जब तक उनको राज्यसभा चाहिए, जब तक उनको एमएलसी चाहिए, उनको पैसा कमाना है स्टेटों में, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी टाइम पास कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं हारूं या जीतूं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको जो आगे पीछे वो गार्ड्स हैं वो चाहिए, बाकी उनको कोई देश की परवाह फिक्र नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ, नाम पूछकर मारा गया, वो काफ़ी शर्मनाक था। बट वहाँ पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि लोकल इन्फॉर्मेंट्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। कई लोगों ने कुछ वीडियोस भी दिखाई। क्या आपको लगता है कश्मीर के अंदर के ही लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं? देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हमने झेला है। कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम प्रो इंडियन लीडर्स थे, करीबन 20,000, जो आज भी मेन स्ट्रीम आप देख रहे हैं ना, कश्मीर में तिरंगा लेके यात्राएं निकल रही हैं। उस ज़माने में भी जो प्रो इंडियन लीडर्स थे, कोई सरपंच था, कोई मिनिस्टर था, कोई वर्कर किसी पार्टी का था, चुन चुन के उसको मारा गया आतंकवादियों के द्वारा। मीरवाइज साहब के जो वालिद थे, उनका कत्ल किसने किया? सजाद लोन साहब के वालिद थे, उनका कत्ल किसने किया? तो ये पहले सेपरेटिज्म का एक इम्पैक्ट था कश्मीर पे। पाकिस्तान जो है उसमें हर कोशिश करता था कि किस तरीके से कश्मीर के युवा को बहकाया जाए, अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए। और जिस तरीके से पंजाब हो, चाहे आज देखिए खालिस्तान
एक मूवमेंट वहाँ पूरे वर्ल्ड में चल रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पंजाबी जो हैं, पंजाब के लोग जो हैं खालिस्तानी हैं। ऐसे ही कश्मीर में आज आप देख रहे हैं, चाहे पहलगाम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रजौरी, पुंछ, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते। मैंने बहुत करीबी से, क्योंकि मैंने नेशनल इंटरनेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, मैंने खुद सुना है पाकिस्तान के डिबेटर्स को कि वो एक पंजाबी डोमिनेटेड कंट्री है जो कश्मीरियों को एक्सेप्ट ही नहीं करती कभी। कश्मीरियों को पता है कि भाई पाकिस्तान जाके हमें तो गुलामी करनी है। आप आज़ाद कश्मीर जाइए, आज आप उनकी हालत देखिए, आज बलूचिस्तान आप जाइए, उनकी हालत देखिए। आज वो क्यों कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए? आज आज़ाद कश्मीर के लोग क्यों कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए? क्योंकि उनकी हालत जो है खस्ता है। आज कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, टूरिज्म हो, आज़ाद कश्मीर भी खूबसूरत है, लेकिन आप कंपेयर करिए कश्मीर का टूरिज्म आज़ाद कश्मीर के साथ, हम 10 टाइम्स बेटर हैं उससे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे रिसोर्सेज देखिए, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए, हमारा हॉर्टिकल्चर देखिए। तो इसलिए हम उससे लाख दर्ज गुना अच्छे हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत से जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यूज़ हुए हैं पास्ट में जो पाकिस्तान के, उन्होंने खुद कहा कि भाई हम, आपका कश्मीर तो हमसे अच्छा है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। कश्मीर में खुलेआम मुजरे नहीं होते। पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे देखिए, आप वहाँ गंदगी है। हमारा कल्चर जो है कश्मीर का अभी तक प्रोटेक्टेड है, पाकिस्तान का नहीं है। आप देखिए कितनी बेहयाई है वहाँ, वहाँ किस तरीके से टेररिज्म है, स्मगलिंग है, ड्रग ट्रेड है। एक बर्बाद मुल्क है, आटे के लिए तरसते हैं वहाँ के लोग। हम कश्मीरी तो फार बेटर है ना बिल्कुल उससे। तो इसलिए वहाँ मुझे पता है कि वहाँ मेजॉरिटी में कोई पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। कुछ लोग हैं कई सालों से पाकिस्तान के पेरोल पे हैं, उनको पाकिस्तान से पैसा आता था, और वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से भी पैसा लेते थे और पाकिस्तान से। कुछ मर गए, कुछ हैं अभी, हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि आप हर कश्मीरी को जो है उस नज़र से नहीं देख सकते कि हर कश्मीरी आतंकी है। कश्मीर में आज कई आईएएस ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं, जम्मू से आईएएस ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं, आपके रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, और बच्चे जो हैं आप देखिए केएएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई केएएस। फौज की भर्ती हुई पिछली बार कोई 6 महीने पहले, बारामूला में, सोपोर में, वहाँ टंगडार में सैकड़ों की तादाद में जो है युवा निकला, बोला हमें फौज में जाना है भारत की। तो इसलिए कुछ लोग हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ किसी को, हैं वो तो पहले भी होते थे, लेकिन वो बहुत कम मेजॉरिटी में। अभी नक्सली आप छत्तीसगढ़ में देखिए, उनका धर्म कौन सा है? हम तो नहीं कह सकते कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलियों के साथ है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान के पेरोल पे हैं, सेपरेटिस्ट पाकिस्तान के पेरोल पे थे। इस सरकार ने लगाम कसी, मैं कहना चाहता हूं, और मेरे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बार बार कहा, जो पहले हालात थे, सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की थी, आज वो नहीं। उसमें मेजॉरिटी में जो सेपरेटिस्ट हैं वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया। बहुत से ऐसे मैंने खुद देखा है दिल्ली में। कुछ सेपरेटिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ सेपरेटिस्ट ऐसे हैं जो कश्मीर में लोगों को कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम था, मैं गुड़गांव में गया और मैंने एक सेपरेटिस्ट के लीडर को देखा, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी दिल्ली में थी। तो कई ऐसे सेपरेटिस्ट थे जो कश्मीर में एक भाषा बोलते थे और बाहर दूसरी भाषा, उनके अपने बच्चे जो हैं वो वेल सेटल्ड थे। तो आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, उसमें कश्मीर के जो लिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आज की जनरेशन है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सलमान निज़ामी को आप सर्च करें, हर कुछ आ जाएगा। आप किसी भी नेता का एफिडेविट, कोई भी चुनाव लड़ा हो, उसका सब कुछ आ जाएगा, कितनी इसके पास प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, बीवी के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों के नाम पे कितनी। तो ऐसे लिए उन लोगों ने कंटेस्ट भी किया इलेक्शंस, और आज जो लगाम कसी गई है उन लोगों पे, यही रीज़न है कि कश्मीर में सेपरेटिस्ट का दबदबा ख़त्म हुआ, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हुई। अब पाकिस्तान की वो फ्रस्ट्रेशन है
उन्होंने देखा कश्मीर में टूरिज्म का फ्लो है और ये साजिश उन्होंने इसलिए की कि किस तरीके से हम अपना एक इम्पैक्ट कायम रखें। और दूसरा इसको रिलीजियस एंगल, पाकिस्तान ने, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 1947 से आज तक, जब महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जब राइट्स हुए पूरे हिंदुस्तान में, जब पार्टीशन हुआ, तो जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट थी जहाँ कम्युनल राइट्स नहीं हुए, जहाँ कोई कश्मीरी पाकिस्तान नहीं गया, कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। हैदराबाद के मुसलमान गए पाकिस्तान, बाकी राज्यों के मुसलमान गए पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर से एक भी कश्मीरी पाकिस्तान नहीं गया। 47 में जब मौका था जाने का और जब कबाइलियों ने हमला किया, उस वक्त कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का साथ दिया और उनको, कबाइलियों को जो है वहाँ से बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने मज़हब के नाम पे फिर 90 में कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू किया। उसमें कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने एडमिट भी किया कि हम पाकिस्तान के बहकावे में आ गए, कुछ लोग जो है सलाखों के पीछे हैं, कुछ लोग जो हैं उन पे मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उस वक़्त भी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरीके से वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे कश्मीर को डिस्टर्ब किया गया 90s में। ऐसा नहीं है कि आज कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं रहता, बहुत से लोग, बिंदरू साहब हैं, दर साहब हैं, कश्मीरी मुसलमान उन पे विश्वास रखते हैं। और आज भी मेडिकल शॉप जो कश्मीर की सबसे 2 मेडिकल शॉप्स हैं वो कश्मीरी पंडितों की हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि कश्मीर में जब उनका सिक्का नहीं चला तो धर्म को बीच में लाया। और आज जो आपका सवाल था कि चुन चुन के ये कोशिश की पाकिस्तान ने फिर से, क्योंकि जब हर चीज़ से नाकाम हुए, सेपरेटिस्ट को कहा भाई आप हमारी मुहिम चलाओ, उन्होंने कहा हम नहीं चला सकते, ऊपर दिल्ली बैठी है भाई। उन्होंने फिर मजहब का रंग दिया इसको। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि आप अगर कश्मीर में जब टूरिज्म का फ्लो बढ़ रहा था, जब कश्मीर में हर एक कोने से तिरंगा लहराया जा रहा था, आप देखिए पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकली, कल लाल चौक में तिरंगा यात्रा, तो फ्रस्ट्रेट कौन हुआ? लाल चौक में कई सालों के बाद आज पहली बार मैंने भी देखा कि तिरंगा यात्रा निकली, पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकली, हर कोने से वहाँ नारा निकल रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। एक ज़माना था जब कश्मीर में ये नारा लगता था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज वही कश्मीरी कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी या हाँ हिंदुस्तान हमारा है। तो ये चेंज है ना, इसलिए पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आ गई। और फिर आज जो कोशिश उन्होंने की कि पहलगाम में जो है इसको धर्म का एक एंगल दे के डिस्टर्ब किया गया, लेकिन वो भी जवाब पाकिस्तान को मिल गया कि कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं हैं। इक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जो हैं हिंदुस्तान के साथ हैं, चाहे उसमें गुज्जर हों, चाहे पहाड़ी हों, चाहे कश्मीरी हैं। हम सब लोग, जो आज़ाद साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हों, हमने सफ़र किया है। आप देखिए पुंछ में शेलिंग हुई, अब उसमें कौन है? मेजॉरिटी में तो मुस्लिम मरे। अब पाकिस्तान अगर कल एक इंडिगो की फ़्लाइट थी, उसको लैंड नहीं करने दिया पाकिस्तान ने, उसमें 90% कश्मीरी लोग थे। आप देखिए अब उड़ी में, टंगडार में कौन मार रहा है? शेलिंग से कौन मर रहे हैं? मुसलमान ही मर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें लोग चाहिए, उसको ज़मीन की लालच है, और वो आज के टाइम पे तो नहीं मिलेगी। हाँ, राहुल गांधी आए तो वो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम पे नहीं मिल सकती। पाकिस्तान का काफ़ी इंटरेस्ट होता है राहुल गांधी जी के ऊपर, काफ़ी वो प्रेम भाव से देखते हैं राहुल गांधी जी को, और उनके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स को अपने न्यूज़ चैनल्स पे कोट भी करते हैं। बट बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान के पास खुद खाने को पैसा नहीं है, आटे के लिए वो IMF के पास भीख मांगने जाते हैं, तो उनको कश्मीर क्यों चाहिए? ऐसा क्या मिल रहा है उनको कश्मीर से? देखिए, कश्मीर एक पॉलिटिकल टूल है। जब भी पाकिस्तान में कुछ क्राइसिस होते हैं, आज इमरान खान को उन्होंने अंदर किया है, इसीलिए किया क्योंकि आज की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ काफ़ी एक एंटी इनकम्बेंसी है, और वो शील्ड की तरह कश्मीर को यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान को कश्मीरी लोगों से अगर मोहब्बत होती या प्रेम होता तो वो कश्मीर के लोगों को मारते नहीं, जो आज उन्होंने किया। आज पुंछ में जो मर रहे हैं वो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं। आज उड़ी में जो मर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर मीरवाइज के वालिद को नहीं मारा होता, फिर सजाद लोन के वालिद को नहीं मारा होता, 20,000 कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं मारता। फिर
तो इसलिए जब जब वहाँ चुनाव नज़दीक आता है, जब जब वहाँ एंटी इनकम्बेंसी होती है मौजूदा सरकार की, तो वो कश्मीर को एक हथगंडा बना के एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब उनको लगता है कि हमें अब कुछ नहीं होगा, कश्मीर तो चला गया पूरा, 100% कश्मीर के लोग जो हैं इंडिया के साथ है, तो उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, उसमें आज वो नाकाम हुए। आज हर कश्मीरी जो है हिंदुस्तान के साथ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा यही रहा कि जब जब देश को किसी भी मुसीबत को झेलना पड़ा, तो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने मेजॉरिटी में, मैं नहीं कह रहा था कि हर एक, मेजॉरिटी में उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया। तो ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है। एज ए जम्मू कश्मीर का मैं नागरिक हूँ, मैंने भी नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत रोल प्ले किया है। हम तो तंग आए हैं, हम तो आतंकवाद से तंग आए हैं। हम तो खुश थे कि किस तरीके से वहाँ अब नॉर्मलसी आई है, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, आतंकवाद ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हुआ है, तो हम तो खुश थे और हर कश्मीरी खुश था। इसलिए आज जो कश्मीर के लोग जो हैं बाहर निकल के आए कि हम इस आतंकवाद से तंग आए हैं, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। जी, आप कभी पीओके गए हैं? मैं बट अगर देखा जाए, अगर आपने किसी से बात करी है, तो पीओके का इस समय हाल क्या है? हम तो देखते हैं, आज सोशल मीडिया है, आज इंटरनेट है। आप देखिए पीओके में चाहे उनकी सड़कें देखें आप, चाहे आपके एजुकेशन सेक्टर देखें, ताकि चाहे आप हेल्थ सेक्टर देखें, हमारा उससे फॉर बेटर है। इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। आज अमेरिका को इनसिक्योरिटी हो रही है इंडिया से, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। कि एप्पल जो है वो अपना पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कर रही है, तो यूएस जो है वो घबरा गया। तो इंडिया एक इकोनॉमिकली बहुत एक आगे बढ़ रहा है हमारा देश, तो उससे इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को तो होगी। बिल्कुल। कई ऐसी जगह हैं जहां काफ़ी रिपोर्टर्स गए पाकिस्तान की, तो वहाँ उनको खाने को कुछ नहीं है। कश्मीर में आपने कभी देखा है किसी घर में, आप तो खुद जम्मू कश्मीर से, नहीं, कश्मीर में कोई भी घर आपने देखा है कि जहां आपको लोग बोले कि हमें खाने को कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। एक रिसोर्सफुल स्टेट, हमारा हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारा पानी है। अगर आज पानी बंद हो गया तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। पानी भी तो हमारा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जम्मू कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट है और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारी रेल वहाँ पहुँच गई, हमारा 4 वे वहाँ पहुँच गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो, आज जोजिला बन रहा है, वो कनेक्टिविटी जो हो रही है, पूरा जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड रीजन है। हमारे पास एम्स है, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी आगे हैं पाकिस्तान से। सर, बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो कई बार सवाल उठते हैं, जम्मू कश्मीर के ही नेता जो हैं वहाँ के लोकल पार्टीज़ के, वो सवाल उठाते हैं कि ये करना ज़रूरी नहीं था। इवन करने के बाद भी हमें प्रॉमिस किया गया था कि शांति बनी रहेगी जम्मू कश्मीर में, और शांति है नहीं, उनका कहना है। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आर्टिकल 370 जो था, मेजॉरिटी में वहाँ अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की देखें तो वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 साल रूल किया और कितनी डेवलपमेंट की। वहाँ बच्चे बच्चे से आप पूछिए कि आज़ाद साहब के टाइम पे कितनी डेवलपमेंट हुई। सबसे ज़्यादा रूल वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कश्मीर का टुलिप गार्डन जहाँ 5 लाख सैलानी 15 दिन में आए पुलवामा से पहले, वो गार्डन जो है एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, उसको देखने के लिए आए। मुगल दौर में कश्मीर में निशात, शालीमार गार्डन बने थे। उसके बाद पहला गार्डन जो बगीचा बना वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। अब्दुल्ला परिवार ने कोई भी बगीचा तक भी नहीं बनाया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, कौन से कॉलेज बनाए, कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए? वो तो चाहते ही थे कि कश्मीर की आवाम जो है वो अनपढ़ रहे। मैं साउथ अफ्रीका का एक हिस्ट्री कोई किताब पढ़ रहा था, तो वहाँ का एक लीडर था, मुझे नाम उसका भूल गया, वो चाहता था कि कभी भी इस इलाके के लोग शहर में ना जाएं। तो वो झूठ उनको बोलता था कि ये हो रहा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, तुम अच्छे हो। तो वो 40 साल रूल करता गया उन पे,
और जो वहाँ से कुछ आता भी था वो 10% उनका उसका इनको शेयर देता था अपने लोगों को। तो जब 40 साल के बाद कोई बच्चा पढ़ के उस शहर में गया, उसने बोला हम तो कुछ भी नहीं है, वो शहर तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और उस बच्चे ने फिर वहाँ इलेक्शन लड़ा और 40 साल वाले लीडर को हराने का काम किया। ऐसे ही कश्मीर में हुआ है। आप गुरेज जाइए, गुरेज में एनसी ने मुझे लगता है कि 70 साल रूल किया होगा, लेकिन कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया, वहाँ का हॉस्पिटल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया, वहाँ का पावर प्रोजेक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लाया। एनसी ने कुछ नहीं किया। एनसी चाहती नहीं थी कि गुरेज का आदमी जो है श्रीनगर पहुंचे, उसको दिखे कि शहर क्या है। वहाँ रोड गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पहुंचाया। तो इसलिए एनसी भी चाहती थी कि ये चलता रहे, स्टोन पेल्टिंग चलती रहे, आतंकवाद भी चलता रहे, हम पे कोई सवाल उठाएगा नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं? यही उमर से अब्दुल्ला साहब कल तक कह रहे थे मैं चपड़ासी की नौकरी नहीं करना चाहता, आज चपड़ासी बने हुए। आज इनके एमएलए कहते हैं हमें पावर्स ही नहीं, क्योंकि उनको काम करने की मतलब है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, वो काम करना ही नहीं चाहते थे। 2.5 साल में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स दिए, 21 डिग्री कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज 5 दिए, सड़कें बनाई, क्या क्या डेवलपमेंट आज के टाइम पे हुई या उस टाइम पे हुई। अब्दुल्ला परिवार ने कुछ नहीं किया वहाँ। तो ये चाहते थे कि किस तरीके से कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग पीछे रहें। अगर मैं आपको बताऊं, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने दोनों रीजन्स का बैलेंस मेंटेन रखा, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। एनसी के रूल में आज मुझे बताइए जम्मू में क्या काम हो रहा है? पीडीपी के रूल में क्या, जम्मू में कौन सा काम हुआ? उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर कोई काम जम्मू के लिए किया हो पिछले 6 महीने में तो मुझे गिनवाइए। एनसी गवर्नमेंट ने जम्मू में कोई काम किया? एम्स बना किसके टाइम पे बना? वो आज बना। मेडिकल कॉलेज जम्मू में दिया, वो किसने दिया? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया। आज एम्स बीजेपी ने दिया। जो फ्लाईओवर आप जो बन रहे हैं जम्मू में, वो किसने दिया? आज बन रहे हैं, वो आज़ाद साहब के टाइम में बने थे। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला खानदान ने, मुफ्ती खानदान ने जम्मू के लिए हमेशा जम्मू को इग्नोर किया। बनहाल में जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, पढ़ाई की है, पैदा हुआ हूँ, वहाँ एनसी ने भी रूल किया, पीडीपी ने भी रूल किया, डिस्ट्रिक्ट तक नहीं था हमें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जम्मू को क्यों निगलेक्ट किया जाता है हमेशा? क्या कारण है? क्या कोई नफरत है जम्मू से, जम्मू के लोगों से, कि हमेशा कश्मीर को, इवन सेंटर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल पार्टीज, सेंटर भी जब बात आती है जम्मू कश्मीर की तो हमेशा कश्मीर को देखा जाता है? देखिए, मैं जम्मू प्रोविंस से हूँ और मैंने हमेशा जम्मू, कभी भी मैंने किसी भी जगह कश्मीर का जिक्र ज़्यादा नहीं किया है। मैं हमेशा जम्मू को बीच में लाता हूँ। आज़ाद साहब भी जम्मू को लाते हैं। पार्लियामेंट में आप देखिए, आज़ाद साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर, जितना हक जम्मू के लोगों का है उतना ही हक कश्मीर के लोगों का है। कश्मीर के लोग जब जम्मू आते हैं दरबार मूव के समय, तो जम्मू की इकनॉमी बूस्ट होती है। अगर कश्मीर में जम्मू के लोग ना जाएं समर्स में, कश्मीर की इकनॉमी डाउन हो जाएगी। तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि कश्मीर बेस्ड सेंट्रिक पार्टी जो थी, उन्होंने हमेशा जम्मू के खिलाफ काम किया, क्योंकि उनको लगा कि जम्मू से हमें जो है सीटें कम आ रही हैं, हमें क्यों काम करना है उनके लिए, हम कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे कश्मीरी। उन्होंने कश्मीरियों के लिए काम किया, ना जम्मू वालों के लिए काम किया। तो मैंने आपको कहा ना कि एक बगीचा तक भी नहीं बना पाए वो। कोई कॉलेज मुझे बताए ना आपकी महबूबा मुफ्ती ने जब सरकार बीजेपी के साथ थी तो क्या काम किया? जम्मू के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, कश्मीर के लिए भी कुछ नहीं किया। स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी और ये सब किया और कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं की। उमर अब्दुल्ला साहब को 6 महीने हो गए। ठीक है, आज आपके पास पुलिस आपके हाथ में नहीं, ठीक है, आप जो है गवर्नर साहब के पास 1-2 डिपार्टमेंट, बाकी हेल्थ आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, पीएचई आपके पास है, फॉरेस्ट आपके पास है। कितने रिसोर्सेज आप जो है बना सकते हैं और कितनी जॉब्स आप दे सकते हैं। 6 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता था। मुझे लगता है जितने हेलीकॉप्टर में पैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने यूटिलाइज किए, अगर वही पैसा, कभी गुलमर्ग जाते हैं,
कभी कहीं जाना हो तो हेलीकॉप्टर के बगैर तो वो चलते ही नहीं उमर अब्दुल्ला साहब। वही एक हेलीकॉप्टर एक दिन 25 लाख लेता है। माय गॉड। जब इलेक्शन का टाइम था, पूछे ना आप किसी हेलीकॉप्टर वाले को पूछे कि भाई एक दिन का आप कितना लेते हैं, 25 लाख रुपए लेते हैं। तो वो पैसा कहां से आता है? तो उमर अब्दुल्ला साहब अगर वही हेलीकॉप्टर राइड्स को छोड़ के गाड़ियों, अब जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, पहला ऑर्डर निकाला कि हर एमएलए को एक एक नई स्कॉर्पियो देंगे। पहला ऑर्डर ये निकलना चाहिए कि हमारे जो कैजुअल लेबरर्स थे, जो 1500 की नौकरी पे काम कर रहे हैं, हम ये पैसा स्कॉर्पियो लेने में नहीं बल्कि उनको रेगुलराइज करने में लगाएंगे। जो गरीब लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने एनसी को वोट दिया, भरोसा किया, ये पैसा हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के बजाय उन लोगों में जाया गया होता तो लोग अप्रिशिएट करते। इन्होंने अपना कंफर्ट देखा कि नहीं, हमें हेलीकॉप्टर राइड्स होनी चाहिए। आप देखिए, और बेशर्मी से वो पोस्ट भी करते हैं, अपनी हेलीकॉप्टर राइड्स की रील्स इंस्टाग्राम पे डालते हैं। उमर साहब, आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, आज मैं फलाना गया, कभी जम्मू से श्रीनगर, कभी जम्मू से गुलमर्ग, गुलमर्ग से फलाना फलाना। तो हेलीकॉप्टर राइड से क्या होगा? गरीब तो गरीब ही रहा, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर का हो। गरीब को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एलजी साहब के पास 1 या 2 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आपके पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो क्षमता ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको सैलरी चाहिए अपनी। एमएलए की सैलरी बढ़ाएंगे लेकिन गरीब को पिसते रहेंगे। आज हमारा हेल्थ सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है। दिल्ली में भी यूटी थी, पौंडीचेरी में भी यूटी थी, चंडीगढ़ में भी यूटी है। वहाँ की सरकारें थोड़ा पूरी सेंटर पे डिपेंडेंट होती हैं। ये हर एक्सक्यूज देते हैं हमें पावर नहीं है, सब पावर एलजी के पास। अरे उसके पास 1-2 डिपार्टमेंट है, उसके पास पुलिस है और लॉ वगैरह है, लेकिन मेजॉरिटी में तो आपके पास डिपार्टमेंट्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्षमता ही नहीं है, चाहे वो अपने इंटरेस्ट के लिए सोचते। जी सर, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठता है हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर में आके काम कर रहे हैं, चाहे फिर रिक्शा वगैरह का ही क्यों ना काम हो, बट काम करते हैं। उसकी वजह से वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तो आपका एज अ लीडर क्या ओपिनियन बनता है इस पर? कहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता? बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए, और वहाँ के लोकल लोगों के लिए काम नहीं बचता है। देखिए, इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते। आज की जनरेशन जो है वो पहली की जनरेशन से बहुत डिफरेंट है। हमारे बिहार के जो या यूपी के लोग जो वहाँ आते हैं तो वो कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, और जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ का जो, देखिए, काम बढ़ता तब है जब आपके पास सरकार, जैसे आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, डबल और ट्रिपल शिफ्ट में काम होते थे। दिन में चाहे कोई भी बिल्डिंग बनाई, आपका जम्मू का यात्री निवास बनाया आज़ाद साहब ने या हज हाउस बनाया, वो 6 महीने में दोनों बिल्डिंगें बन गई। दिन में एक शिफ्ट लगती थी, रात को एक शिफ्ट लगती थी। लोकल भी अकोमोडेट होता था, बाहर का आदमी भी अकोमोडेट होता था। तो अब जो यूटी बनने के बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी में वो बाहर के लोग ले रहे हैं, तो उसमें लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलती है। वो भी लीडरशिप की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक कंपनी, जब चाहे 4-वे प्रोजेक्ट हो चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, लीडरशिप की कमी ये है कि वहाँ, चाहे जम्मू में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सेंटर का हो, तो वहाँ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की ये होती है कि वहाँ का लोकल वहाँ एम्प्लॉयमेंट करे। चाहे वहाँ का कोई भी मिस्त्री हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, तो वहाँ का लोकल लगे। तो इसलिए लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोकल लेवल पे। वो कहते हैं ठीक है, हमें अपना कमीशन दे देना, तो लेबर आप कहीं से भी लाओ। तो वो लीडर्स में कमज़ोरी है। अगर लीडर्स जो हैं जागरूक होते, उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो लोकल लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती, उनको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक कमी है जो हमें दूर करने की ज़रूरत है।
अच्छा, आपने सेपरेटिस्ट के बारे में बात करी थी, उसमें एक बड़ा नाम आता है यासीन मलिक। उनकी पत्नी और उनकी बच्ची जो है वो पाकिस्तान में है और ये इस समय तिहाड़ में सज़ा काट रहे हैं। बट हमारे ही जम्मू कश्मीर के कई लीडर्स हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, वो उनका समर्थन करती हैं, उनके बारे में सिंपैथी दिखाती हैं, जबकि उनके ऊपर कितने सारे संगीन इल्ज़ाम लगे हुए हैं और कई तो प्रूफ भी हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक अलग ही जगह पे जा रही है हमारी लीडरशिप जो है? देखिए, ये भी हिपोक्रेसी है। मैं आपको बताऊं कि यासीन मलिक के ख़िलाफ़ एक केस है जो महबूबा मुफ्ती की बहन ने किया है, वो उसकी विटनेस है, रूबिया सईद का जो किडनैपिंग था, तो वो भी मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है। और रिसेंटली मैंने देखा कि जम्मू हाई कोर्ट में रूबिया सईद खुद वहाँ ऑन रिकॉर्ड उन्होंने यासीन मलिक के ख़िलाफ़ बयान दिया कि हाँ, ये आदमी मेरी किडनैपिंग और पाकिस्तान को हेल्प करने में ये इन्वॉल्व था। तो एक तरफ से आपकी बहन जो है वो यासीन मलिक को फांसी पे चढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ कश्मीरी लोगों को आप ये बहका रहे हो कि मैं यासीन मलिक के समर्थन में खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने एक ट्वीट को आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन डेलीगेशन जब बाहर जा रहा है तो महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं लिया गया, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों नहीं लिया गया। तो जो हिंदुस्तान की सरकार है उसने बहुत कीनली कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप को ऑब्जर्व किया है। यही हिपोक्रेसी है कि आप कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हैं, उनके पास एटम बम है। और जब सत्ता में आते हैं जहां बीजेपी की उनको जरूरत है, आज कहते हैं जाइए हमला करिए, हम आपके साथ हैं। महबूबा मुफ्ती जब भाजपा के साथ थी कहती है पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए, और आज जब सरकार से बाहर हैं तो कहती हैं पाकिस्तान से बात करिए, आप पानी क्यों रोक रहे हैं। तो कश्मीर की लीडरशिप के वो कहते हैं ना खून में ही गद्दारी, इसलिए इंडिया इन पे ट्रस्ट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करती। यही फारूक साहब जो हैं कश्मीर में नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं, दिल्ली में आते हैं जय श्री राम का नारा देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पॉलिटिक्स नहीं की, वो कश्मीर में भी वही भाषा बोलते हैं, दिल्ली में वही भाषा बोलते हैं। ऐसे कई लीडर हैं। तो इसलिए इन्होंने हमेशा, चाहे यासीन मलिक का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, ये आगे से कुछ होते हैं पीछे से कुछ होते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है। ये उनकी नासमझगी है कि 370 जब चुनाव था तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साफ कहा कि भाई 370 जो है हट गया, और कांग्रेस के खाड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया कि 370 तो कांग्रेस भी नहीं लाएगी। फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया इलेक्शन जीतने के लिए कि हम 370 लाएंगे। अरे कहाँ से लाओगे 370? और जब से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने कभी आपने उनके मुंह से सुना कि 370 हम वापस लाएंगे? बात ही नहीं करते आप। अब रोज एक गुलदस्ता लेके मोदी जी के साथ सामने जाते हैं, उनको शॉल पहनाते हैं कि किस तरीके से मोदी जी जो है खुश हो जाएं मेरे काम से। रोज एयरपोर्ट पे जाते हैं, अमित शाह जी को नमस्कार करते हैं। तो इसलिए ये जो कश्मीर की लीडरशिप है ये हमेशा ड्यूबियस रही। इन्होंने हमेशा कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और आज जो आप देख रहे हैं हालात, ये दिल्ली ने ख़राब नहीं किए, ये इन्हीं कश्मीर के लीडरों ने ख़राब किए हैं, क्योंकि इनको जानबूझ के पहले एटॉनमी एनसी ने कहा, फिर भूल गए। पीडीपी आई, सेल्फ रूल कहा, फिर भूल गए। फिर 370। अरे जब बीजेपी कहती है मैं 370 नहीं लाऊंगी, कांग्रेस कहती है मैं 370 नहीं लाऊंगी, तो आसमान से 370 आएगा? कहां से आएगा 370? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली एक बात, जस्ट एक पपलू दे रहे हैं उसके नाम पर लोग हमें समर्थन दें। बट बड़ी बात तो ये भी है ना, जैसे इस समय हम देखते हैं कि मीडिया कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनाती है, तो लोगों के फिर एक और पर्सपेक्टिव बन जाता है कि क्योंकि लोग ही ये देखना चाहते हैं, इसके लिए मीडिया ऐसी चीज़ें दिखाती भी है।
बट जब हम बात करते हैं नेताओं की, नेता अगर कोई भाषण दे रहे हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये होता है ना कि उनके जो ऑडियंस है, जो उनको देख रहे हैं, जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ सुनना चाहते हैं। तो आपने मुझसे कुछ समय पहले कहा कि जो कश्मीर का लोग है, जितने भी कश्मीर के लोग हैं, वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो नेता यासीन मलिक के समर्थन में आती हैं, उसी का समर्थन करते हैं कश्मीर के लोग। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कश्मीर के लोग जो हैं मेजॉरिटी में, मैंने ये नहीं कहा कि 100%। जी। मैंने कहा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोरोना वायरस जो है, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि कोरोना वायरस जो है फिर से आ गया। जी। आतंकवाद भी कोरोना वायरस है, उसका इलाज करने में समय लगता है। आतंकवाद कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप 1 घंटे में आपने ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया आतंकवाद को तो ख़त्म हुआ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन आज का नहीं है, 78 साल से दुश्मन है। उसको हमने बार बार हराया है, फिर वो ज़िंदा हुआ, फिर उसने कश्मीर में अपने प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च किए। तो इसलिए कुछ लोग हैं जो उनकी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके पेरोल पे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये तो एक कामयाबी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आज की बीजेपी गवर्नमेंट की, कि आज पहली बार मैंने देखा हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने भी अपनी एजुकेशन कश्मीर में की है, मैंने जर्नलिज्म कश्मीर में किया है, मैंने एक वक्त ऐसा देखा था कश्मीर में जब आतंकियों के समर्थन में लोग सड़कों पे उतरते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, और उनके जनाजों में लाखों की संख्या में कश्मीर के लोग होते थे। आज आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर की जनता सड़कों पे आ रही है और उनके खिलाफ बोल रही है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज का जो कश्मीर की जनरेशन है उसमें हैं कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि सब जो हैं दूध के दुले हैं। अब यहाँ कई ऐसे हरियाणा की एक लड़की जो है वो भी एक पाकिस्तानी स्पाई निकली, वो भी अरेस्ट हुई। तो हम नहीं कह सकते कि पूरे हरियाणा के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। आज जो है गुजरात का एक लड़का जो है वो भी अरेस्ट, वो तो मुसलमान नहीं था। तो इसलिए कश्मीर में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं। मेजॉरिटी के लोग जो हैं कश्मीर के अमन चाहते हैं, मेजॉरिटी में लोग जो हैं वहाँ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट आए सब ने बोला मेजॉरिटी में कि नहीं जी, लोकल लोगों ने हमें सपोर्ट किया। लोकल आदिल जो था उसने अपनी जान दे दी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे खून में जम्मू कश्मीर हो। मैं काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ गया, पूरा गोल्फ मैंने घूमा है, कुवैत हो, सऊदी हो, हाँ कि 2 बार उम्रा किया मैंने। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वहाँ हिंदुस्तान के लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं वहाँ के अरबी लोग, और पाकिस्तानियों को चोर कहते हैं। वहाँ जितने भी दुकानदार जो शॉपकीपर्स होते हैं, मैंने उनको पूछा, एक अरबी मेरा दोस्त था वहाँ, तो जर्नलिस्ट है वो, तो मैंने उसको बोला यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ये मेजॉरिटी में चोर होते हैं, इंडिया के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी है, अभी यहाँ इक्का दुक्का कुछ इंसिडेंट होते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं 15 साल दिल्ली में रह रहा हूँ अभी भी। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ 99% हिंदू थे। और जब यहाँ कोविड हुआ उस वक्त मेरे फादर जिंदा थे, तो मुझे कोई दवाई लेनी पड़ी तो मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे फ़ोन किया, यार मैं दवाई भेजता हूँ घर पे। तो ये देश की खूबसूरती है। मैं 15 साल यहाँ रहा हूँ और मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी में रहा हूँ। मैं खुलेआम, और उस वक्त मैं कांग्रेस में था, मैं मोदी जी के खिलाफ बोलता रहता था, सरकार के खिलाफ बहुत कंट्रोवर्सियाँ हुई मेरे पे, लेकिन मैं दिल्ली में रहता था और हिंदू मेजॉरिटी में मुझे किसी ने कभी नहीं मुझे छेड़ने का काम किया, या कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैं मोदी जी के तो बहुत फेवरेट हूँ मैं। अभी आपके ताल्लुकात कैसे हैं उनके साथ? मैं मिला नहीं हूँ, देखिए एज ए प्राइम मिनिस्टर हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, कभी पर्सनल मैं हुआ नहीं हूँ। और ही एज ए पर्सन वो क्या है मैं तो जानता नहीं, बट इस वक्त
मेरा स्टैंड जो, या पहलगाम अटैक जब हुआ, तो मैंने देखा कि भाई वो जो लोग थे वो निहत्थे लोग थे। आज जो पहलगाम में हुआ वो मेरी भी बहन हो सकती थी। ये नहीं है कि वो हिंदू थी या मुस्लिम थी। मैं आपको कहूँ, जब मेरे फादर, उनको सीए था, वो दिल्ली में थे और लास्ट स्टेज था, तो मेरे मैक्सिमम एक भी मेरा मुस्लिम फ्रेंड नहीं था। दिल्ली के मेरे दोस्त थे वो हिंदू थे और मेरे घर आते थे, मुझे पूछते थे कि भाई आपके फादर कैसे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर समीर कोल साहब थे, वो कश्मीरी पंडित हैं। मैं जब भी अपने फादर को वहाँ ले जाता था अपोलो हॉस्पिटल, उन्होंने कभी भी मुझे फीस नहीं ली। तो ये हमारा देश। तो मैं क्यों ना रोऊं उन टूरिस्ट के लिए जो बेचारे वहाँ अपने मतलब एन्जॉयमेंट के लिए गए अपनी फैमिली के साथ, और उनको मजहब पूछ के मार दिया। मैंने तो हर जगह कहा कि अगर ये आतंकी कश्मीरी मुसलमान हैं, इनको फांसी की सजा दो। वो कोई भी हो, वो मुसलमान हो, वो पाकिस्तानी हो, वो अफगानी हो, कश्मीरी हो, जो भी कश्मीरी इसके पीछे होगा उसको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का कत्ल है। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, और अगर उन्होंने धर्म के नाम पे ये कत्ल किया है, ये तो लानत है उन लोगों के लिए। ये तो बुज़दिली है ना। ये कौन सा जहाद है? ये कौन सी अचीवमेंट है आपकी कि एक हेल्पलेस आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास वेपन है, वो आया है अपने बच्चे दो लेके या अपनी फैमिली को लेके, उसको आपने पूछ लिया तो किस तरह में आपने शूट किया। अच्छा, एक और बड़ी बात सत्यपाल मलिक जी ने कई बार उठाई है कि पुलवामा जो है वो सेंटर ने कराया है, पहलगाम जो है वो सेंटर ने कराया है, इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि बिहार का भी इलेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो नेता हैं जो इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने कश्मीर के आतंक को सहा है। एक वक्त मैंने देखा है जब मैं कश्मीर में स्कूल में था और बाहर से आतंकवादी रात को हमले करते थे और हमें बेड के नीचे छुपना पड़ता था, एनकाउंटर चल रहा होता था बाहर। मैंने अपने करीबी दोस्तों को मरते हुए देखा है। एक ब्लास्ट में मेरा अपना किफ़ायत दोस्त मेरा मर गया। हमने सहा है, राहुल गांधी ने नहीं सहा है, सत्यपाल मलिक ने नहीं सहा है। ये लोग अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने के लिए इस वक्त मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा उसको नए दिमाग में रखना चाहिए कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं टीएमसी का हूँ, मैं लालू की पार्टी का हूँ, किसी पार्टी का हूँ। ये जो पुलवामा में हुआ, ये मेरी बहन के साथ हुआ, ये मेरे भाई के साथ हुआ, और जो वो आतंकी थे वो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान ने एडमिट भी किया है। और जब उस पाकिस्तान ने उन निहत्थे लोगों का कत्ल किया, फिर उसके बाद पुंछ में अटैक किया, शेलिंग से हमारे लोगों का कत्ल किया, उड़ी में शेलिंग से हमारे लोगों का कत्ल किया, और हिंदुस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा किया। एक तो हमें मारा और प्रोपेगेंडा किया। फिर आप लोग अपने ही देश की सेना जो अपनी जान पे खेल के वहां जाके अपने देश का तिरंगा ऊंचा कर रहे हैं और उन निहत्थे लोगों का बदला लेने गए हैं, उन पे आप सवाल करोगे? दीज आर शेमलेस पीपल। मैं राहुल गांधी को शेमलेस कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो 15 साल मैंने राहुल गांधी को अपना लीडर कहा। मुझे शर्म आती है कि उस आदमी को मैं अपना लीडर मानूं, जो आदमी को यह याद नहीं रहा कि 28 लोग मार दिए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एडमिट कर रहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ। मसूद अजहर इज ए वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट, ही इज नॉट ब्रदर ऑफ राहुल गांधी। उसको तो यूएन ने डिक्लेयर किया कि ये आतंकी है। अटैक जो इंडिया ने किया वो तो एडमिट किया पाकिस्तान ने कि मसूद अजहर का जो कैंप था उसको खत्म कर दिया हिंदुस्तान ने। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको तो फख्र होना चाहिए कि देश की सेना पे कि आपने एक आतंकवादी का पूरा खानदान खत्म किया क्योंकि उन्होंने हमारे निहत्थे बच्चों को कत्ल कर दिया। और अभी भी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि
अभी ऑपरेशन चल रहा है, उसके बावजूद आप सरकार से सवाल कर रहे हैं। क्या यही चाहिए आपको? पीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर? मैं खून से लिख के देता हूं 20 साल भी राहुल गांधी कुछ भी करे, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। ऐसा आदमी बन ही नहीं सकता और बनना नहीं चाहिए। ही इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। मैं तो सलूट पेश करता हूं शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, कांग्रेसी है ना, बिल्कुल। मेरे तो रिश्तेदार नहीं है, राहुल गांधी की टीम में ही है ना। निकले, देश के साथ खड़े रहे। गुलाम नबी आज़ाद साहब जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने हर ट्वीट पे बोला कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों का कत्ल किया, कश्मीरियों को मिसलीड किया, बर्बाद किया हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने। मुंबई में अटैक किए, पूरे देश को बर्बाद किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को चाहिए क्या? अब मुझे बताइए, मेरा खून जलता है जब मैं पाकिस्तान का चैनल खोलता हूं, वहां राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। मेरा खून जलता है कि मैं पाकिस्तान का चैनल खोलता हूं, वहां पवन खेरा का फोटो आ रहा है, सुप्रिया। ये कुछ लोग नहीं है, क्लर्क लोग हैं, इनकी औकात ही नहीं है कोई। वो पवन खेरा कभी जिंदगी में जीत नहीं सकता इलेक्शन। एक चीफ मिनिस्टर का पीए है, राहुल गांधी उसको लीडर मान रहा है अपना। पवन खेरा जी बहुत बड़े लीडर, शशि थरूर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उसके लिए। तो मैं भी चाहता था कि जिस पार्टी में मैं 15 साल था, वो पार्टी कभी रूल करे इस देश में। मैंने भी सेक्रीफाइस किया होगा, 15 साल मैंने भी कांग्रेस के लिए जंगें लड़ी होंगी, चाहे टीवी पे लड़ी है, जमीन पे। लेकिन मैं भी देखता हूं कौन सा पागल आदमी इस पार्टी को चला रहा है, जिसने गुलाम नबी आजाद को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसने शशि थरूर को रिकॉग्नाइज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील कपिल सिब्बल, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके घर पे पत्थर फेंकवाए कपिल सिब्बल के। क्या हुआ था उस समय? उन्होंने यही जो लेटर लिखी थी आजाद साहब ने और G23 ने कि पार्टी में लीडरशिप चेंजेस करिए। रातों रात आप ट्वीट, आप सर्च में डालिए ना, अटैक ऑन कपिल सिब्बल्स हाउस। यही कांग्रेस के राहुल गांधी के लोग जो हैं कपिल सिब्बल के घर में गए और वहां पथराव किया उसके घर पे। गुलाम नबी आजाद को बोला ये गद्दार है। आज उसी गुलाम नबी आजाद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन डेलीगेशन में लिया। आज वही गुलाम नबी आजाद हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान की वकालत जो है नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। और ये पाकिस्तान का प्रचारक यहाँ देश में जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो कांग्रेस, मुझे कांग्रेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने वक्त गुजारा है, मैंने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मुझे तकलीफ ये हो रही है कि आज हमें देश को एक यूनाइटेड एक मैसेज जाना चाहिए। और जब मैं ये ट्वीट्स देखता हूँ, जब मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के तो स्पोक्स पर्सन कांग्रेस में बैठे हुए हैं। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, करेक्ट। पाकिस्तान को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आज हामिद मीर है, वो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, वो हर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का जो स्टेटमेंट है वो ट्वीट कर रहा है। देखिए हिंदुस्तान की लोग जो हैं सरकार पे सवाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान। तो आप अपने देश की इमेज को डाउन कर रहे हैं ना। बिल्कुल। आप अगर आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान का कोई, मैंने एक भी अपोजिशन लीडर पाकिस्तान का नहीं देखा। और जो उनके, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, जो हाफिज सईद है या मसूद अजहर है, वो सब एक हो गए। पाकिस्तान एक हो गया है, सब डिफरेंसेस खत्म। इमरान खान की पार्टी ने सपोर्ट किया इनको, हाँ हिंदुस्तान के खिलाफ है। आपने किसी भी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देखा पाकिस्तान किसी अपोजिशन लीडर का? मसूद अजहर की फैमिली, हालांकि उसकी फैमिली पूरी खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने कहा हम पाकिस्तान सरकार के साथ हैं। लेकिन यहां हमारे अपोजिशन वाले हमारे ही सरकार के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ पाकिस्तान का काम आसान कर रहे हैं। हम तो, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो दुश्मन था ही था, हमें पहले ये जो दुश्मन जो देश में है इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तकलीफ तो हमें होती है ना, क्योंकि हमने लोग अपने खोए। और हम आज जम्मू कश्मीर के लोग, मैं कह रहा हूं सलमान निज़ामी, कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाए करनी चाहिए। हम तंग आ चुके हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग, ये इमैच्योरिटी है इनकी, इसमें सब नहीं, सिर्फ राहुल गांधी के कुछ लोग हैं चमचे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, मेरे फोन में रिकॉर्ड है आज के टाइम पे, 90% कांग्रेस के लोग जो हैं राहुल गांधी से खफा हैं, नाराज हैं।
मुझे फ़ोन आते हैं, सलमान यार तुम हमारे दिल की बात बोल रहे हो, अब हम क्या करें, मजबूर हैं। आपने देखा ना शशि थरूर कैसे एक ही बंदे का नाम दिया उन्होंने, आनंद शर्मा का, वो भी G23 का मेंबर रहा है पहले, और आनंद शर्मा वहां, राहुल गांधी सवाल कर रहा है फॉरेन सेक्रेटरी पे, आनंद शर्मा कहते हैं कि मैंने तो अभी फॉरेन सेक्रेटरी जी से मिल के आया और उन्होंने हमें अच्छी तरह ब्रीफ किया, मैं कल जा रहा हूं। तो इस टाइम पे ये इमेच्योरिटी करना, मुझे लगता है कि वो तो लीडर के काबिल ही नहीं है। और पहले भी ऐसा हुआ है, जब सरकार कांग्रेस की थी, वाजपेयी जी को जो है बाहर भेजा गया। ये खूबसूरती होती है देश की। बिल्कुल। और आज देखिए राहुल गांधी जी हर गली कोचे में जा रहे हैं, कहते हैं सरकार ने ऐसे किया, सरकार ने किया। अरे तुम्हें नज़र नहीं आया कि जो मसूद अजहर ने आतंक पूरे देश में फैलाया था, बॉम्बे हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, मसूद अजहर ही उसके पीछे। आज पूरा परिवार जो है ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान की फौज ने, और तुम फिर भी सवाल कर रहे हो हिंदुस्तान की फौज को। क्या जनरेशन सीखेगी राहुल गांधी से? कुछ नहीं सीख सकती। और जो कांग्रेसी आगे पीछे हैं, वो आने वाले वक्त में, अब तो बचा ही नहीं है वहां कोई स्ट्रक्चर, जो भी बचा है वो भी कुछ दिनों में आप सुनेंगे, ये सब निकल के कहां जाएंगे वो उनको पता है, लेकिन वहां तो नहीं रहेंगे। सर थोड़ा पास्ट में जाते हैं, कश्मीर के बारे में। 1990 का एक टाइम था जहां पर ऐसी खबरें आ रही थी कि इंडियन आर्मी को कोट करते हुए BBC जैसे बड़े पब्लिकेशंस बोलते थे कि कश्मीरी महिलाओं का वो लोग अपहरण कर रहे थे, इंडियन फौज, भारतीय सेना। ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी ताकि वहाँ के लोग भारत को नफ़रत की नज़र से देखें, भारत से नफ़रत करें। तो उस समय अगर आपको कुछ इसके बारे में पता हो तो क्या था वो, उस समय क्या हुआ था 1990 के समय में? देखिए, कुछ घटनाएं हुई थी और उसको उस वक्त सजाएं भी हुई थी, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि जब आग लगती है सब आग सेकने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान ने 1990 में साजिश की, जब वो हर एंगल से फेल हो गए, उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे रिलीजियस इसको पोलराइज करेंगे, हिंदू को वहाँ से भगाएंगे और ये हिंदू मुस्लिम करेंगे कश्मीर में। तो उस वक्त कश्मीरी लोगों को, मुसलमान लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। और उस वक्त ये कोशिश की गई कि किस तरीके से पोलराइज किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर को, और ये दिखाया जाए कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो जुल्म कर रही है। हालांकि मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड किया, अगर जुल्म हुआ होगा, ठीक है, लोकल लोग मारे गए, जो स्टोन पेल्टर्स थे या आतंकी थे, उनका तो इलाज ही वही था। वो तो फौज ने करना ही है। जिसने देश के बगावत की या बंदूक उठाई, उसको तो गोली खानी है, उसको यहाँ की फौज तो लॉलीपॉप थोड़ा खिलाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें एक मिसलीड किया गया आवाम को कि भाई हिंदुस्तान की फौज ने ऐसे किया, वो किया, ये किया। एक दो केसेस हुए थे ऐसे, ऐसा नहीं हुआ था कि हर एक। अगर हम उस साइड की बात करें, उससे ज़्यादा जुल्म जो है पाकिस्तान के उन आतंकियों ने किया है कश्मीरियों के साथ। वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन कश्मीरी एक्सेप्ट करेगा इस बात को। मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर कश्मीर में आतंक खत्म हुआ, लोकल सपोर्ट खत्म क्यों हुई? आज कश्मीर में हर कश्मीरी ये कह रहा है कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम लोकल। जो उस जमाने में सपोर्ट होता था, आज वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुसलमानों को भी समझ आ गया कि नहीं, ये लोग जालिम हैं, ये वहाँ से आते हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये वहाँ से कुछ अल्लाह का नाम लेके आते हैं, यहाँ कुछ गलत काम करते हैं। हकीकत है ये, कोई भी मेरी बात से इग्नोर नहीं, क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ, मैंने देखा है उन्होंने कितने गलत वहाँ। तो एक टाइम था, हम तो छोटे थे लेकिन स्कूल में होते थे, जो आतंकी होते थे, हर मोहल्ले में एक आदमी होता था कैशर, एक मोहल्ले में जो पैसे वाला आदमी होता था,
या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था, उसको दो ऑप्शन होते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, नहीं तो तुझे मार देंगे। ये आप किसी से भी पूछते ना, अपनी फैमिली में किसी बड़े को पूछना उस वक्त क्या होता था कश्मीर में, इतना टेरर होता था। और मैंने खुद देखा है अपने गांव में, अपने इलाके में एक लिस्ट आती थी फलाने फलाने बंदे की कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने महीने का 10,000 देना है। किस लिए? ऐसे ही पैसा चाहिए। अच्छा। और अगर आपको अरेंज नहीं हुआ तो वो शूट कर देंगे आपको। ऐसे कई कश्मीरियों को मारा गया। ऐसे मैंने तो एक आर्टिकल लिखा है, एक रिपोर्ट, मैंने पॉइनियर में एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेजूंगा वो व्हाट्सएप पे। 2013 में मैंने वो आर्टिकल लिखा था कि एक घर में शादी थी और एक वेल ऑफ फैमिली थी, और उसके भाई को, उस लड़की के भाई को मारा गया। जहां शादी थी उनको रात को एक पर्ची भेजी गई कि आपकी शादी है, हमें 10,000 रुपये भेजना फलाना बंदे के हाथ, अगर नहीं आ गए तो हम मार देंगे। अगर उसने पैसा नहीं, कोई ऐसा आदमी होता है कि भाई मैं नहीं दूंगा, जाओ तुम्हें तो करना, मार देते थे। ये हुआ है कश्मीर में, और उन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म किया है कश्मीर में। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या करता था? अब लॉ है, उस वक्त माहौल कुछ, देखिए होता क्या था मैं आपको बताऊं, लोग इतना डर और खौफ का माहौल था कि लोग डरते थे बताने में। अगर हमने किसी को बोल दिया, क्या पता वो पूरे परिवार को ही मार दें फिर। राइट। इसलिए लोग डरते थे कि हम अगर पुलिस को बोल देंगे, अगर शिकायत हो गई, चलो बेहतर है 5,000 मजबूरी में दे ही दिया होगा। ये हुआ है कश्मीर में। जब तंग आ गया आदमी, उसने बता दिया भाई ये मुझे रोज़ आते, मेरे पास पैसा नहीं, फिर उस एक्सट्रीम सिचुएशन में वो, तो लोग डरते थे कि भाई अगर हम बता भी देंगे फिर हमें यहाँ से भी मरना है, वहाँ से भी मरना है। तो ये कश्मीरियों ने सहा है, कई सालों सहा है। आपके चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, रजौरी पुंछ हो, वहाँ किसी को, पुराने आदमी को पूछिए जो 90s बॉर्न होगा, या उसको पता होगा कि उस वक्त क्या होता है। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे नानू बताते थे, जो मैंने आपको फ़ौज वाली बात बताई ना कि इंडियन आर्मी ऐसा ऐसा कर रही, तो मैंने उनसे पूछा था। तो बेसिकली मुझे स्कूल में ही मेरी एक फ़ीमेल क्लासमेट थी, उसने मुझे कहा था कि भारतीय फ़ौज ऐसा कर रही है कश्मीरी मुसलमानों के साथ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने सोचा कि मैं घर में जाके पूछती हूँ। मैंने अपने नानू से पूछा कि क्या ये सच है कि इंडियन आर्मी जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। तो उनका कहना था कि जितने भी पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वो आर्मी की वेशभूषा में आते थे और उनके साथ ऐसे हरकतें करके निकल जाते थे ताकि उन लोगों के अंदर ये नफरत बनी रहे। तो क्या ये आपको लगता है? हो भी सकता है। देखिए मैं आपको कहूँ, मैंने पहले भी आपको कहा, और ये जो मुझे देख भी रहे होंगे कश्मीर के लोग, वो एडमिट भी करेंगे कि पहले जो 90s के दौर में, आज के टाइम पे बहुत कम हो गया था कि वहाँ से आतंकी आते थे। पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब बहुत कम हो गया था, न्यूट्रलाइज किया था आतंक को। और उस वक्त मैं कह रहा हूँ आपको, उस वक्त देश की सेना को, देश को बदनाम करने के लिए वहाँ से बिल्कुल आते थे। आज भी क्या होता है, आज भी तो वो हिंदुस्तान की फ़ौज के कपड़े पहन के आते हैं, मारते हैं ताकि दिखाएं कि भाई हम फौजी हैं। तो इसलिए था, ऐसा होता था। और ये भी होता था कि लोकल लोगों को टॉर्चर किया जाता था कि अगर तुमने आर्मी को बता दिया, पूरा घर जला देंगे, पूरा घर उड़ा देंगे। लोकल बेचारे होते हैं कि भाई अगर हम बोल देंगे तो नहीं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ ब्रेव होते थे, वो बोल भी देते थे, ख़त्म कर देते थे। और मजबूरी में भी, और एक लास्ट में भी, मैं किसी को सपोर्ट कर नहीं। और जब आदमी बंदूक की आड़ में, किसी को आपने यहाँ पे बंदूक रखी हो और बोला हो फलाना आदमी कहाँ रहता है, ऐसा भी हुआ है। कुछ कश्मीरी पंडित बहुत बार आर्ग्यू करते हैं मेरे साथ कि आप यार, सब कश्मीरी जो है उस वक़्त मस्जिदों में अजान होती थी, या ऐसा होता था कि आप हमारा एड्रेस बताते थे, आप जो है हमारा लोकेशन बताते थे। तो इसलिए जब किसी घर में कोई आतंकी घुसता था और उसको बंदूक यहाँ रखता था, बोलता था फलाना आदमी कहाँ रहता है, फलाना आदमी कहाँ
है इस वक्त, तो वो डर से बोल भी जाता होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उनका सपोर्ट किया। तो डर की वजह से जब बंदूक किसी ने रख दी यहाँ तो उसको मरना है, यहाँ तो उसको बोलना है। तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन ये पुरानी बात है। और आज जो पहलगाम में हुआ वो आज लेटेस्ट है। सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, आज वीडियोस आपके सामने हैं। आज मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, और जो उनकी सपोर्ट में हैं भी, तो वो आज खुलेआम आए हैं कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं। और अगर कश्मीर में मेजॉरिटी में लोग पाकिस्तान के सिंपैथाइज़र होते या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते, आज भी वो डर का माहौल है, मैं कहूँ आपको, लेकिन आज वो डर रहा नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कि पाकिस्तान में क्या हाल है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के दिल में ये है कि हम आतंक से तंग आ गए हैं। और आप फ्रैंकली मैं आपको कहूँ, जो बच्चे आज के कश्मीर के हैं, 6-6 महीने स्कूल बंद होते थे, एजुकेशन इतना सफ़र हुआ है बच्चों का, पेरेंट्स इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि जो श्रीनगर में बच्चे पढ़ते थे उनको जम्मू शिफ्ट करना पड़ा, उनको दिल्ली एडमिशन लेनी पड़ी। तो आज 2-4 सालों से या 5-7 सालों से लोग जो है सुकून में थे, यार हमारा एजुकेशन सफ़र नहीं हो रहा है, हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हम किसी ने होटल खोल दिया, किसी ने कोई शॉप खोल दी, किसी ने लोन लिया। तो ये चाहते ही थे, अगर पाकिस्तान हमदर्द होता कश्मीरियों का, तो वो चाहता कि कश्मीर की इकनॉमी ख़त्म हो जाए। आप आने वाला कश्मीर क्या देखते हैं कि फ्यूचर क्या है कश्मीर का? देखिए, फ्यूचर कश्मीर का इंडिया है। मैं आपके माध्यम से हर कश्मीरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई 1-2% लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में, उनकी साजिशों में, चाहे किसी भी दबाव में आके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कहता मेजॉरिटी में कर रहे हैं, 1% हो, 2% हो, 3 हो, 5, क्योंकि इसका आउटकम कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का फ्यूचर इंडिया है, और इंडिया ने जितना इन्वेस्ट कश्मीर में किया है, आज देखिए आप कश्मीर का टूरिज़्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आप वही पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है। हालांकि पाकिस्तान बहुत छोटी कंट्री है, हम बहुत रिसोर्सफुल हैं, और जो इंडिया का कुछ सालों में कश्मीर के प्रति एक पहले जो था, या आज मैं कह रहा हूँ, एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हुई थी। कश्मीर का युवा जो है वो मेन स्ट्रीम में जुड़ गया था। ये छोटी बात नहीं है। मैंने पहले देखा, जब मैं जर्नलिज्म में था, नया नया पॉलिटिक्स में आया था, वहाँ देश का तिरंगा हाथ में लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज का कश्मीर का युवा अपने हाथ में देश का तिरंगा लेके लाल चौक जाता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज का युवा है वो उसको डार्क पीरियड में नहीं, वो सेपरेटिस्ट अपने बच्चों को जो लंदन भेजेंगे तो दूसरे बच्चे को बोलेंगे जाओ बेटा पत्थर मारो, ये लो 100 रुपया। आज का युवा जो है सोशल मीडिया में देख रहा है कि इस सेपरेटिस्ट ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, इस नेता ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, इस नेता का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जब आज के युवा, जो कश्मीर का युवा है, उसने देखा कि जो सेपरेटिस्ट हमारा लीडर है, आसिया अंद्राबी थी, एक सुना होगा नाम आपने, दुख्तराने मिल्लत की चीफ थी जी। सोशल मीडिया का उस वक्त ज़माना उतना नहीं था, लेकिन मैंने एक तस्वीर देखी उनके बेटे की, स्विमिंग पूल में थे वो, शायद लंदन या किसी कंट्री में, वो बहुत वायरल हुई थी उस वक्त फ़ोटो। और उसके बाद जो रिएक्शन कश्मीर से आया था, एक एक गाली उसको पड़ रही थी कि देखो ये यहाँ से हमें हिजाब करवा रही है और बेटा शर्टलेस स्विमिंग पूल में ऐश कर रहा है, 1-2 लड़कियां भी साथ में थी। तो कश्मीर के युवा आज अवेयर हो चुके हैं कि हमारे लीडर्स ने हमारे साथ कितना जुल्म किया है, कितनी ज़्यादती की है। कश्मीर का बच्चा जो है वही
छोटी सी दुकान चला रहा है, और सेपरेटिस्ट का बच्चा जो है लंदन में कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, ऐश कर रहा है। मुझे एक भी सेपरेटिस्ट लीडर दिखाइए जिसका बच्चा जो है कश्मीर में आज रह रहा होगा। एक, मैं आप रिसर्च करना इसमें, आज रिसर्च करना, मुझे बताना, चाहे गिलानी साहब थे, उनके बच्चे कहाँ हैं? सब बाहर हैं। कोई डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई यहाँ बड़े एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, और उनके पोते जो थे वो सरकारी नौकरी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। दूसरे लीडर जो थे बिलाल साहब, उनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर, बच्चे बाहर, शादियाँ पता नहीं किन हीरोइनों के साथ की। तो आज के कश्मीर के युवाओं ने देखा कि यार इन्होंने तो अपने घर भर दिए, आलीशान महलों में रहते हैं। अगर इनको कश्मीर की स्ट्रगल की फ़िक्र होती तो ये 10-10 करोड़ के महलों में नहीं रहते, ये झोंपड़ियों में रहते। तो इसलिए आज का युवा चाहता है कि चेंज हो, डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, यूनिटी हो। इसलिए आज जो चेंज कश्मीर से दिखी और आज जो मेन स्ट्रीम में बच्चे आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये समझ आ गई। और जो थोड़ा सा एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, पोलराइज करने की कोशिश की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोफिया कुरैशी को फ्रंट लाइन में ला के उन लोगों को जवाब दिया कि इस वक्त चाहे देश का हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ओवैसी साहब है, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको जी। पहले कुछ भी देखो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ भी हों, बिल्कुल उनका क्या स्टैंड रहा हो, मेरा भी क्या भी स्टैंड रहा हो, मैं भी मोदी जी के खिलाफ था एक बार, बहुत खतरनाक क्रिटिक था मैं मोदी जी का। लेकिन जब देश की बात आई, जब मुझे लगा कि मुझे दुश्मन का मुकाबला करना है, मैं अगर अपने ही सरकार के खिलाफ जाऊं, अपनी फौज के खिलाफ जाऊं, तो देश मजबूत होगा, मेरा दुश्मन मजबूत होगा। इसलिए जो बुद्धिजीवी है हमारे देश में, जो युवा हैं जिनका थोड़ा सा दिमाग है राहुल गांधी को छोड़ के, तो वो इस वक्त चाहते हैं कि हमें देश का साथ देना चाहिए, देश के साथ खड़ा। क्योंकि अभी हमने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट तो नहीं दी है ना, राहुल गांधी के बगैर किसी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी। हम आज भी पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं और हमें डर है कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश कर सकता है आगे। फिर जिस तरीके से देश यूनाइट हुआ, जिस तरीके से कश्मीर यूनाइट हुआ, कश्मीर से आवाज़ आई कि हम हिंदुस्तान के साथ, हर कश्मीरी ने कहा कि हम हिंदुस्तान, जम्मू के लोगों ने, जम्मू के तो लोग थे ही पहले से हिंदुस्तानी, लेकिन जम्मू के लोगों ने भी, आज आप देखिए जम्मू सेंटर हो, चाहे पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, जम्मू के लोगों ने भी कहा हम हिंदुस्तान के साथ हैं, कश्मीर के लोगों ने कहा हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लद्दाख के लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़े हैं। तभी गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर जी, सब ने, ओवैसी साहब ने पार्टी साइड पे रखी, बोला हम देश के साथ खड़े हैं। इसलिए हमें इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। दुश्मन मजबूत होगा जब हम अपनी कमज़ोरियाँ एक्सपोज करेंगे। खुद ही कमज़ोरियाँ हो सकती है, जब आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं आपसे। कांग्रेस की सरकार में भी कमज़ोरियाँ हुई, तभी कश्मीर के हालात अभी तक सुधरे नहीं। अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां नहीं की होती, कांग्रेस की कमज़ोरी नहीं रही होती, तो आज ये आतंकवाद का आफत अभी तक नहीं होता। तो इसको ठीक करने में समय लगेगा। सरकार से भी कुछ कमज़ोरियां, जब सरकार अपने लोगों को भी समेट नहीं पा रही है अभी, अब सरकार पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को संभाले कि बिलावल भुट्टो को संभाले। बिलावल भुट्टो वहां से बोल रहा है, राहुल गांधी यहां से बोल रहा है। तो सरकार पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भाई दुश्मन का मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन देश में जो दुश्मन है इनकी भी तो लगाम कसनी है ना। तो सरकार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं आतंकवाद के। ऐसा नहीं कि हम सरकार को सपोर्ट दे रहे, आतंकवाद के खिलाफ सरकार को जो एक्शन होगा हम उसके साथ हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबको एक होकर देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी कई सारे पोस्ट आ रही थी कि अभी कश्मीर में टूरिज्म नहीं आ रहा, लोग खुश हो रहे थे कि नहीं आ रहा, आपने उस पर रिस्पॉन्स भी दिया था कि आतंकवादी भी वही चाहते हैं। देखिए, कश्मीर देश का अटूट अंग है। बिल्कुल, लड़ाई कश्मीर पे है, जम्मू कश्मीर पे। बार बार कहा जाता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर पे लड़ाई है।
पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर नहीं चाहिए, या हिंदुस्तान को सिर्फ कश्मीर नहीं चाहिए। अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो हिंदुस्तान का साथ जो है कश्मीर से ज़्यादा जम्मू के लोगों ने दिया है। कुर्बानियाँ जो हैं वो जम्मू के लोगों ने दी हैं, चाहे उसमें डोगरा हो, चाहे उसमें गुज्जर हो, चाहे उसमें पहाड़ी हो। आज जो छात्रों में एनकाउंटर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो कश्मीर में नहीं हो रहा है, वो जम्मू प्रोविंस में हो रहा है। बिल्कुल। अखनूर में जो शेलिंग में हमारे निहत्ते जम्मू के लोगों पे जो शेलिंग चली, जो उनके घर उजड़ गए, वो जम्मू के लोग, वो डोगरा है, वो भी गोली खा रहा है। पुंछ रजौरी का आदमी भी गोली खा रहा है। तो जम्मू कश्मीर देश का अटूट अंग है। अगर आप कश्मीर टूरिज्म की बात करते हो तो जम्मू में भी टूरिज्म है। भद्रवाह में आपको, आप देखिए, मिनी कश्मीर कहा जाता है उसको, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप पटनी टॉप जाइए, आज भी आपको वहाँ बर्फ़ दिखेगी। आप सुरनसर जाइए, मानसर जाइए, आप पुंछ रजौरी पीर की गली जाइए, इतने जम्मू में खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं। माता वैष्णो देवी, सैकड़ों हमारे यात्री वहाँ जाते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है इस देश का। अगर हम जम्मू कश्मीर में कहेंगे कि भाई मत जाओ वहाँ, टूरिस्ट मत जाओ, अब टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो कहाँ? आतंकवादियों को बसाना चाहते हो वहाँ? मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया कि कश्मीर तो हमारा है। सुनील शेट्टी जी ने ट्वीट किया, हमें जाना चाहिए वहाँ, ये तो हमारा है। हम क्यों मौका देंगे पाकिस्तान को कि भाई जो है हमने छोड़ दिया तुझे? करेक्ट। जब वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि नहीं, कश्मीर की इकोनॉमी देश की इकोनॉमी के साथ कंट्रीब्यूट करेगी, और जितना टूरिस्ट वहाँ जाएगा हमें डरना नहीं चाहिए। डर होता है फॉर अ टाइम भी, लेकिन डर खत्म हो जाएगा और कश्मीर जो है हिंदुस्तान का था, रहेगा, हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है सभी टूरिस्ट को वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा एक मैंने स्टेटमेंट सुना था गुलाम नबी आज़ाद साहब का, 1 साल पुराना स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो पहले हिंदू थे। तो क्या आप अपने आप को हिंदू कहते हैं? नहीं, सारे मुसलमान नहीं थे, मैं आपको बताऊं। उसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने मुसलमान थे उनमें से कई सारे अब हिंदू थे। उसमें कश्मीर में मेजॉरिटी में जो भी थे लोग वो कन्वर्टी हैं। वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि कश्मीर में इस्लाम कई सालों के बाद आया। बिल्कुल। और कश्मीर में जितने भी पहले लोग थे मेजॉरिटी में ब्राह्मण थे, कुछ पंडित थे। और फिर बुलबुल शाह के दौर में वहाँ जो इस्लाम फैलाया गया, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता चिनाब वैली पे भी, पीर पंचाल में भी, और क्या बोलते हैं कश्मीर में भी, इंडिया में केरला वगैरह, क्योंकि केरला के लोगों का ट्रेड जो है अरब के साथ था, तो इसलिए वहाँ पहले से इस्लाम आया था। तो यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। अब वो हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे या क्या थे, मेजॉरिटी में मुझे लगता है कश्मीर में ब्राह्मण थे। तो ये तो सबको पता है, उसमें आज़ाद साहब ने कोई नई बात तो नहीं बोली। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल, इसमें शर्म करने वाली कोई बात ही नहीं है। कई लोगों के लिए ये नई बात है। अब जिसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी तो उनके लिए नई बात है जी। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल आप देखें, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कश्मीर में मेजॉरिटी में जितने भी मुस्लिम हैं आज के टाइम पे, वो सब कन्वर्टीज थे, वो ब्राह्मण थे पहले। और जिस तरीके से इंडिया में, मैं नहीं कह सकता कि इंडिया में सब, इस्लाम तो हज़रत आदम के दौर से शुरू हुआ और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैला, और कश्मीर में कई सालों के बाद इस्लाम आया। और पहले यहाँ ब्राह्मण थे और फिर उसके बाद जो यहाँ लोग मुसलमान बने वो तो कन्वर्ट, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है जी। उस पर अब मुझे कोई कुछ बोले, लेकिन वो तो हिस्ट्री, मैं तो हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, आज़ाद साहब हिस्ट्री स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हिंदू थे, सब लोग नहीं थे। देश में कई मुसलमान पहले से थे और फिर कश्मीर में मेजॉरिटी में जो हैं वो मुस्लिम नहीं थे लोग,
वो कन्वर्टेड। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। थैंक यू। कोई आखिरी मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? देखिए, इतना कुछ बोल दिया, जी। आखिरी मैसेज मेरा यही है कि आज जो हालात हैं देश में, हमें एकता दिखाने की ज़रूरत है। यूनाइटेडली अपने दुश्मनों को जवाब देना है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई भी दुश्मन। जी। मैं एज ए प्राउड इंडियन, मुझे फ़ख्र है इस देश का नागरिक होने में। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं कश्मीर में बोलूँ कि मुझे हिंदुस्तान की नफ़रत है और दिल्ली में बोलूँ कि मेरा सोशल मीडिया है। मैं जो स्टेटमेंट दिल्ली में देता हूँ वही मैं कश्मीर में देता हूँ। तो हम सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल। और कश्मीर की बदकिस्मती है, कश्मीर में कई लीडर ऐसे हैं कि जो कश्मीर में एक लैंग्वेज बोलते हैं, उनको लगता है कि ये भी आज 80 का दौर है जहाँ सोशल मीडिया नहीं है। तो मैं उन लीडरों को कहना चाहता हूँ कि ये आज 47 का दौर नहीं है। अखबारें सुबह पहुँचेंगी, फिर आप लोगों को बताएंगे। आज सोशल मीडिया है, आज AI का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। आज एप्पल जो है वो यहाँ अपने फ़ोन इस देश में मैन्युफैक्चर कर रहा है और अमेरिका डर रहा है उसकी वजह से। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस देश में जन्म लिए हैं और हमें फ़ख्र होना चाहिए। और वो पॉलिसी आपकी जो थी पहले कि भाई हम कश्मीर में एक बात बोलेंगे, दिल्ली में एक बात बोलेंगे, पाकिस्तान को भी खुश करेंगे, हिंदुस्तान को भी खुश करेंगे, वो लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होते। इसीलिए कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है पूरे देश की पॉलिटिक्स से डिफरेंट है और कश्मीर के पॉलिटिशियंस पे विश्वास ही नहीं है दिल्ली को। मैंने पहले भी ये कहा, इसीलिए विश्वास नहीं है क्योंकि उनका कैरेक्टर ही नहीं है। इंसान का कैरेक्टर होना चाहिए ना। गुलाम नबी आज़ाद साहब का कैरेक्टर है, वो वही बात दिल्ली में कहेंगे जो बात कश्मीर में कहनी होगी। फारूक साहब एक बात कश्मीर में कहेंगे, दूसरी बात दिल्ली में कहेंगे। महबूबा मुफ्ती एक बात कश्मीर में कहेगी, दूसरी बात दिल्ली में। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है, हमें सबको, अगर दिल से आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हो, दिल से एक्सेप्ट करो और बंदूक से, पत्थरबाजी से कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला। बातचीत से, अगर आपको कोई भी गिला शिकवा है अगर इस सरकार से है, तो आप डेमोक्रेटिकली अपनी बात रख सकते हैं। मेरे मोदी जी के साथ बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, मैं बोलता था, मीडिया उसको हाईलाइट करता था, वहाँ से जवाब भी आता था, मैं सुनता था, अपनी बात कहता हूँ, पूरे देश में फ़ख्र से घूमता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, 15 साल से रह रहा हूँ और अपने हिंदू भाइयों के बीच में रह रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान हूँ। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि आपके इंटेंशन सही होने चाहिए। जब आपके इंटेंशंस, अब मैं वैसा होता, अरे मैं अगर दिल्ली में जय श्री राम बोल रहा हूँ, कश्मीर में क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करिए जैसे मेरे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने की। इसलिए आज देश की सरकार ने उनको फॉरेन डेलीगेशन का हिस्सा बनाया क्योंकि उनका कैरेक्टर है, ऑनेस्ट है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा युवाओं से खासकर ये मैसेज है कश्मीर के और देश के। कश्मीर हमारा देश का अटूट अंग है, कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं, जम्मू के लोग हमारे अपने हैं, तो हमें यूनाइटेडली रहने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सर के साथ भी जुड़िए उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।